रिएक्शन में मेन पॉइंट ये था कि ये वाली ब्रोमीन जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है वो रेजोनेंस में है। दैट मींस ये वाली ब्रोमीन स्टेबल है ड्यू टू डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, रेजोनेंस। ये रहा लोन पेयर, ये रहा सिंगल, यहाँ है डबल। डबल सिंगल डबल जब होता है किसी कंपाउंड में तो वो कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। और अगर ये ब्रोमीन स्टेबल है तो ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगी, यहां से ये ब्रोमीन नहीं हटेगी। और अगर बेटा यहां से ये ब्रोमीन नहीं हट रही है तो यहां तो कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन ये वाली ब्रोमीन बहुत आसानी से वेरी इजीली हट जाएगी। व्हाट्स द रीजन वेरी इजीली हटेगी? बेटा जरा इस ब्रोमीन को हटा के देखिए, इसका इंटरमीडिएट आपको दिखेगा बेंजाइल कार्बोकैटाइन। और आपको अगर कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी मालूम है Ba3213, और बेंजाइल फिलहाल बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन है। और बच्चों अगर स्टेबल कार्बोकैटाइन है तो रिएक्शन फास्ट, इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्शन तेज होती है। दैट मींस यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपसे पूछी है और यहां एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता है क्या आप ये पहचान पा रहे हैं कि वो ब्रोमीन जो बेंजीन से डायरेक्टली लगी है वो नहीं हटेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसमें आसानी से नहीं होगा जब तक कोई ड्रास्टिक कंडीशन नहीं दे रहा कि बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर, तब तक ये ब्रोमीन नहीं हटा सकते। यहाँ एक ऑर्डिनरी रिएक्शन आप करिए और बेटा ऑर्डिनरी रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बना दीजिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो। बेटा इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नहीं डाउट है, वेरी गुड। सेकेंड, कल वाली शीट के ही पूछ रहा हूं बेटा, भी वही बता रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन था, अगेन सेम क्वेश्चन है, बेंजीन की रिएक्शन है। बेंजीन में एक तरफ लगा है CH2CH2OH और एक तरफ लगा है डायरेक्ट OH। अगर आपको समझ में आ गया हो, इट इज सेम क्वेश्चन और वही HBr से रिएक्शन कह के प्रोडक्ट बनवा रहे हैं। और बेटा HBr से रिएक्शन करके अगर हम जनरल बात करें तो यहां से ये वाला OH नहीं हटेगा, लोन पेयर सिंगल डबल की वजह से ये नहीं हटेगा। और यहां पे प्रोडक्ट आप बना सकते हैं OH की जगह दैट मींस टू से Br। और कॉम्पिटिटिव लेवल में इसका इससे भी एक अच्छा आंसर होता है और कॉम्पिटिटिव लेवल में हम इसका आंसर ये लिखते हैं। लेकिन आप बेफिक्र रहें, अगर आप ये भी आंसर लिख के आएंगे तो कोई टीचर काटेगा नहीं, लेकिन कंपटीशन में इसका आंसर ये जनरली टिक होता है या लिखा जाता है। वो मैं आपको समझा सकता हूं इजीली क्योंकि आप पढ़े लिखे इतना हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाला बेंजाइल कार्बोकैटाइन, अभी बता रहा हूं बेटा। और बेंजाइल कार्बोकैटाइन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब यहां से ये OH हटेगा बेटा, OH हटने के बाद प्लस चार्ज आएगा, ये 1 डिग्री है और ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। 1 डिग्री की जगह बेंजाइल, तो हाइड्रोजन जंप कर जाता है, इसे कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। लेकिन ना ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ये सिर्फ कंपटीशन में करना है, 11th या 12th स्टैंडर्ड या जनरल स्टैंडर्ड में नहीं करना। कार्बोकैटाइन में ये शिफ्ट होती है और किसी मैकेनिज्म में ये शिफ्ट नहीं होती है, हाइड्राइड शिफ्ट ये सब। ठीक है, और फिलहाल ये आंसर कॉम्पिटिटिव लेवल का है। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में आपसे पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, समझो इस बात को। 12th स्टैंडर्ड में एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि भैया एक OH ये लगे, एक OH ये लगे, 2 OH है एक ही कंपाउंड में, HBr डाला गया, कौन सा OH रिएक्ट करेगा, हट जाएगा, कौन सा नहीं हटेगा, सिर्फ इतना पूछना चाहता है। तो भैया वो OH जो स्टेबल है, जो रेजोनेंस से जुड़ा है, जहां मीजोमेरिक इफेक्ट लग सकता है, वो इतनी आसानी से नहीं हटेगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। तो ये वाला OH जिसको ना सिंपल भाषा में फिनोलिक कहते हैं, इसे अल्कोहल नहीं कहते, इसे फिनॉल कहते हैं। फिनाइल रिंग से जब अल्कोहल जुड़ा होता है तो उसके लिए एरोमेटिक अल्कोहल के लिए एक स्पेशल नाम है फिनॉल। तो ये फिनॉल जो है ये आसानी से नहीं हटेगा। और कौन हट जाएगा बेटा, ये एलिफेटिक वाला अल्कोहल हट जाएगा और OH हट के Br आएगा। एक बच्चे ने भी कहा पिछली रिएक्शन, बेटा पिछली रिएक्शन या फर्स्ट वाली रिएक्शन को अगर हम देखें
तो इन दोनों ही क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम, कल हमने पढ़ा था, वैसे अगर आपको ध्यान हो कि SH एक ग्रुप है, कल हमने पढ़ा था NaSH से रिएक्शन कराइए या NaSH से कराइए, थायो अल्कोहल आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन एग्जामिनर का वही है, क्या दोनों ब्रोमीन हट सकती हैं, ये वाली और ये वाली दोनों ब्रोमीन हट सकती हैं? तो इसका सिंपल आंसर है, पहली वाली ब्रोमीन एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ी है और वो रेजोनेंस में है, लोन पेयर सिंगल डबल। तो बेटा अगर ये लोन पेयर सिंगल डबल में है, ठीक है, अगर ये लोन पेयर सिंगल डबल में है तो ये तो रेजोनेंस में है, और अगर ये रेजोनेंस में है तो ये तो आसानी से नहीं हटेगी। तो अब प्रोडक्ट में क्या होगा, ये ब्रोमीन सस्टेन रहेगी, वहीं की वहीं रहेगी, और इस ब्रोमीन की जगह थायो अल्कोहल आएगा। थायो अल्कोहल क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा। अब पूछो बेटा लोकप्रिया। सर हाँ जी पूछो। वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लीजिएगा। फिर से बोलो बेटा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला क्वेश्चन जो था। अच्छा अच्छा, एक मिनट देखता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया इसका मतलब, सॉरी। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने, सॉरी बेटा, पिछला भी ना बच्चे ने फर्स्ट ही पूछा था और मैंने सेकंड का फर्स्ट पार्ट सोच के दोबारा बताया, आई एम सॉरी। Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is ortho and para directing in electrophilic substitution reaction. Why? क्योंकि ये मैं वैसे आप लोगों को पढ़ा तो चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद याद नहीं आ रहा, फिर भी बताऊंगा। रेजोनेंस की वजह से। यस ये देखिए, लेकिन मैं लिख के बताऊंगा ना, तभी आप एग्जाम में सही कर पाएंगे। ये क्वेश्चन में कहा गया है क्लोरीन एक विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, और जब ये खींचता है तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज अगर खींच लेगी तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे एग्जामिनर ने, या ये कहें कि बच्चे भी जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट -I देखते हैं। क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है और लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस होगी, और इसीलिए बेटा मैंने आपको कुछ दिन लगा के स्पेशली रेजोनेंस पढ़ाई थी, और उस रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, इसीलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। फिर से सुनो, एग्जाम के लिए आंसर क्या है, आप कहेंगे कि क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू -I इफेक्ट, उसके अंदर -I इफेक्ट है इसलिए विड्रॉइंग है, बट इट हैज ऑल्सो +M इफेक्ट। +M के मतलब इसके पास लोन पेयर हैं जो आगे जाते हैं, एंड ड्यू टू +M इफेक्ट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये तो वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन इसे ज्यादा दिखेंगे। तो जो क्लोरीन है वो इंडक्टिव की वजह से तो इलेक्ट्रॉन खींचते हुए दिखती है, किसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, लेकिन क्लोरीन के पास मीजोमेरिक भी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे दे रही है। और अगर आपको याद हो, मीजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है और कहीं नहीं लगता, मेटा पे नहीं लगता, मतलब ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है, और क्लोरीन में क्योंकि +M है इसीलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। बोलो बच्चों क्लियर है, कोई डाउट? तो बंद हो जा रहा बार बार, आपको अभी हटा दूं, बताओ बेटा। क्लियर, वेरी गुड, यही आपने पूछा था बेटा, मैं गलती से दूसरा क्वेश्चन समझ के बता गया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपके पास कोई और डाउट है तो मैं वो बताऊं, नहीं तो आगे पढ़ाना शुरू करता हूं। अब सारे बच्चे आ गए। सर फर्स्ट क्वेश्चन बता देना सर। कौन सा फर्स्ट बेटा? क्लोरीन एक्सेप्शन वाला। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जरा थोड़ा सा पढ़ दे, मैंने जो भी अभी फोन दे दिया, आप फर्स्ट पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन है? बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ दे, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? सर निकाल रहा हूँ सर क्वेश्चन, क्योंकि अगर तुम ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये तो मैंने अभी बताया है, क्लोरीन वाला जस्ट लास्ट क्वेश्चन यही बताया है कि क्लोरीन एक विड्रॉइंग ग्रुप होता है। मैं क्वेश्चन बोलूं, एक से वो नहीं आ रहा मेरे को। हाँ सर ये वाला बोलो बोलो, ये अभी तो बताया है मेरे बच्चे।
चलो रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, उसमें भी देखना, फिर से बता दूंगा अभी। बोलिए अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। सर मैं बोल रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ बोलिए, शीट में है तो नंबर वंबर बोल दो, मैं देख के बता दूं। सर विच आउट ऑफ क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? ठीक है बेटा, इसमें ना, हाँ बेटा ठीक है, सेकंड का फोर्थ पार्ट भी बता रहा हूँ अभी। बेटा ये क्वेश्चन है, ये आज मैं आपको और डिटेल करा ही रहा हूँ, आप चिंता ना करो। ये है क्लोरीन लगा हुआ है ना, और इस क्लोरीन में यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी NO2 है और यहाँ भी NO2 है। ठीक है, इन तीनों में कहा गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन जल्दी देगा और क्यों। तो बेटा इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जल्दी देगा 2,4,6 वाला। एक्चुअली में जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये आज हम पढ़ेंगे, जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा होता है। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाले जो ग्रुप है ना, ये और ये तीनों ग्रुप -M के और -I के हैं। तो अगर ये -M और -I ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, और अगर यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक करेगा, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा Cl हट जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जल्दी देगा? उसका आंसर है 2,4,6 वाला जल्दी देगा। उसका रीजन है कि यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा है, और प्लस चार्ज ज्यादा होने की वजह से बेटा न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर लेगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, आज पढ़ाऊंगा अभी से। हाँ बोलो बेटा बोलो। तो थर्ड वाला भी बता दीजिए, तो सेकंड का थर्ड पार्ट। हाँ सेकंड का थर्ड पार्ट है बेटा कि अगर आप बेंजीन रिंग ले लें और बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं पे भी ये सिमेट्रिकल होती है, तो ये मत कहना यहां लगाया वहां लगाया, एक ही बात होता है। ये है CH और बच्चे CH3 2 बार ही लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। बच्चों को नाम ही नहीं पता होता ना तो दिक्कत आती है। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना है। अब इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहे हैं और एरो के ऊपर हीट लिखा है। ध्यान से देखिए, कैटलिस्ट नहीं लिखा है, हीट लिखा है। अगर एरो पे हीट या हाई टेम्परेचर लिखा होता है तो एलाइल बेंजाइल इन पोजीशन से H हट के Br आता है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे ये जो बेंजाइल वाली पोजीशन है ना, दिस कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। ये 2 CH3 लगे हुए हैं और यहाँ Br आएगा, ये वाला HBr अलग हो गया। और मैंने आपको बताया, वैसे आप याद करें कि कार्बन फ्री रेडिकल हो या कार्बोकैटाइन हो, दोनों में ही बेंजाइल ज्यादा स्टेबल है, बेंजाइल एलाइल 3,2,1। और बेटा ये वाली पोजीशन केमिस्ट्री में बेंजाइल कहलाती है, और बेंजाइलिक पोजीशन क्योंकि इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जब ब्रोमीन अटैक करेगी तो H हट के Br आएंगे। ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सिलेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से सही जगह पे ही जाके अटैक होगा। ठीक है, कोई सर 7 और 8 जी बेटा। 7 हाँ एक हाँ, अरे भैया मैं सारे एक एक करके बोल देता हूँ ना, 1 मिनट लगेगा ज्यादा थोड़ी। बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसी में मैं लाइन से इसी के सारे पार्ट बोल रहा हूँ अभी। इसी में फोर्थ वाला है कि बेंजीन से जब 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, वैसे तो क्लोरीन हटती नहीं है, वैसे तो क्लोरीन ये आसानी से हटती नहीं है, लेकिन इसके ऑर्थो पे भी नाइट्रो है और पैरा पे भी नाइट्रो है। अगर बेंजीन से बहुत ज्यादा -I इफेक्ट लगा है, -M इफेक्ट लगा है, वो भी ऑर्थो और पैरा पे बच्चों, तो ये RONA या इसे कह रहे हैं C2H5ONA से रिएक्शन हो जाएगी, और होने के बाद ये प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, मुश्किल से बनेगा, लेकिन यहाँ हीट लिखा हुआ है, और हीट लिखा मतलब हाई टेम्परेचर आ गया, और अगर हाई टेम्परेचर आ गया तो ये ईथर बन जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है? सर प्लस NaCl भी तो होगा।
बेटा वो देखो साइड प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली होगा, एग्जाम में शो भी करना पड़ेगा आपको, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा है। दैट मीन्स अभी हम मेन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हो, लिखना चाहिए प्लस NaCl भी यहाँ आएगा। सीएल हटा लिखना कैसे चाहिए। है? Cl हटा कैसे मतलब रिएक्शन हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है, रिएक्शन जैसे होती है एक जनरल, और ये आज मैं करा के दिखा दूंगा आपको। न्यूक्लियोफिलिक मतलब एक OC2, ये C2H5O नेगेटिव अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये उसकी जगह चला जाएगा, और दो NO2 की वजह से यहाँ ये रिएक्शन हो पा रही है, अदरवाइज नहीं होती। और कोई डाउट? सर हाँ जी। सर एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही थी मुझे सर, वो जैसे जो नाम लिखे होते हैं सर वो नाम नहीं हो पाते हैं रिएक्शन, मतलब कंपाउंड समझ में नहीं आते हैं कैसे बन। तो सर आप शीट भेज दीजिएगा उसकी, मतलब सारे नाम और उधर उसके वो स्ट्रक्चर, मतलब जो सर बेटा जितना पढ़ाते जा रहे हैं ना आप, उसके क्वेश्चंस करते जाओ, तो आपको अपने आप ही, आई होप सो। वो तो कर रहा हूँ सर, रिएक्शंस ABC के भी हाँ। कर रहा हूँ, पर सर जब नेम आ जाता है ना, जैसे रिएक्शन ऐसी गिवन हो तो कर लूंगा, प्रोडक्ट बना लूंगा, रिएक्टेंट भी बता, वो भी बता दूंगा, रिड्यूसिंग, बट सर जब नेम आता है तब नहीं हो पाता है सर। चलो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा अगली रिएक्शन को देखते हैं क्या है। अगली रिएक्शन क्या है बेटा? अगली रिएक्शन इसमें दो क्लोरीन लगे हैं, नहीं दो क्लोरीन है और HNO3 से हो रही है। HNO3 मतलब नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और H3PO4, तो ये नाइट्रेशन हो गया। तो ये दो क्लोरीन लगे हैं पैरा पे, और अब आपको इसका नाइट्रेशन कराना है HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बेटा एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, ये मैकेनिज्म का बात है, NO2 प्लस बन जाता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है। तो अब ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल आपको समझ में आ ही रहा होगा, सारी पोजीशन एक जैसी है, किसी भी एक पोजीशन पे NO2 लगा दीजिए, वाटर अलग कर दीजिए, दिस इज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब इसमें जल्दबाजी में कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं कि Cl हटा के कुछ और लगा दें, भैया Cl नहीं हटेगा। एक्चुअली ना हमें एरो पे देखना होता है क्या लिखा है, यहाँ एरो पे लिखा है एसिड, तो ये दोनों चीजें जब रिएक्ट करती हैं तो NO2 पॉजिटिव बनता है, और NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, H हटा के उसकी जगह जुड़ जाएगा, दैट इज H हटा के जुड़ने वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। मेरे हिसाब से 7th क्वेश्चन में, 6th में तो किसी को दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, आई होप सो, है ना। फिटिग रिएक्शन में डाइफिनाइल बना लीजिए, ठीक है, डाइफिनाइल डाइक्लोरो जो है वो बना लीजिए। 7th में भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। 7th क्वेश्चन में क्या है, मतलब सेकंड के 7th पार्ट में इट इज वेरी सिंपल, डाइजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है, नेम रिएक्शन है। बेटा 8th रिएक्शन थोड़ी सी अच्छी है। 8th रिएक्शन में पहले हम सिंपल मान के चलेंगे। सिंपल क्या है कि ये रहा बेंजीन की रिंग, यहाँ है CH3, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कही है, क्लोरीन में एक्सेस कहीं नहीं लिखा, तो क्लोरीन CH2 से कही है, HCl बनेगा, ऊपर CH2 हाँ बेटा, और सब प्लस है। यस ये ठीक है। लेकिन बेटा इसके साथ ना अगला स्टेप भी कहा है, उन्होंने कहा इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो यहाँ Cl हट के OH आ जाएगा। इज इट क्लियर? हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Cl हट के OH आएगा। चलिए ठीक है, बोलो बेटा और कोई डाउट है? बोलिए। सर 6 वाली एक बार बना के बता दीजिए। कौन सी बेटा? सर 6। बेटा 6th वाली रिएक्शन में आप ध्यान से देखिए कि कहा क्या गया है आपको, दैट इज सोडियम से रिएक्शन करने के लिए कहा गया है, और अगर ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड के इधर भी क्लोरीन लगी है, इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कराइए, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम करा दीजिए, सर दो ट्वाइस NaCl, बेंजीन क्लोज हो जाएगी और ट्वाइस NaCl। तो
ये दो बेंजीन जोड़ दीजिएगा और यहाँ Cl और यहाँ Cl लगा रहेगा, ठीक है, डाइफिनाइल आ जाएगा और दो क्लोरीन लगी रहेंगी। तो गिवन तो नहीं था इसमें। जी बेटा फिर से बोलो, सर, जोर से इसमें बोलो दो बेटा। बेंजीन थे। बेटा बैलेंसिंग है बेटा, बेटा बैलेंसिंग थोड़ी एग्जामिनर देगा, एग्जामिनर ऐसे लिख के थोड़ी देगा, तो समझाया गया है। एग्जामिनर तो आपसे कहेगा C6H5Cl की सोडियम से करते हैं क्या बनता है, तो ये तो बैलेंसिंग है, दो दो मोल्स लेते हैं फिर प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। यस सर। डेफिनेटली सही है। चलिए बेटा, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, सर Cl वाला फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला बेटा बताओ? फर्स्ट वाला, वो जो आप कह रहे थे अभी बता दूंगा बाद में। बेटा ये पहले वाला क्वेश्चन था कि क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन है ये -I इफेक्ट रखता है या इलेक्ट्रॉन खींचता है, फिर भी जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो वो ऑर्थो और पैरा पे होती है। तो ऑर्थो और पैरा पे क्यों होती है? तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल तो वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एक भिखारी है, भिखारी वहीं जाएगा जहां भीख दिखेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज जहां दिखेगा वहां जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, फिर भी ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन क्यों होती है? तो उसका आंसर था कि क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है और लोन पेयर ये आगे +m की तरह भेजता है, क्योंकि +m ग्रुप के इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पे पहुंचते हैं। जब भी +m ग्रुप लगा होता है तो वो +m ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाता है? ऑर्थो और पैरा पे। और बेटा क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां आ गया? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो आंसर में एग्जाम में ये लिखना है कि क्लोरीन हैज हाई +m इफेक्ट या क्लोरीन हैज लोन पेयर ड्यू टू विच इट हैज +m इफेक्ट ऑल्सो। इसमें लोन पेयर है बेटा इसलिए इसमें +m है, एंड देयरफॉर ड्यू टू दिस +m, क्योंकि इसमें +m है, इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये बात ठीक है, क्लोरीन में -I है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन +m भी तो है और +m की वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो एग्जामिनर यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि ये भैया ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कैसे हुए? तो आंसर है +m की वजह से। कोई डाउट? नो सर, क्लियर। चलिए आज की पढ़ाई शुरू कर लें। SN1 SN2 रिएक्शन आज हमें देखनी है। व्हाट इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर क्या है, ठीक है बच्चों। दो तरह की रिएक्शन है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमने लिया है CH3, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा नहीं, ठीक है। ये लिया हमने CH3Cl, ठीक है, और इस CH3Cl की एक्वस KOH से रिएक्शन की है और एक्वस KOH से रिएक्शन कराने के बाद बना दिया CH3OH और अलग हो गया KCl, ठीक है। मतलब मैंने जानबूझ के CH3 से दिखाया कि 3H लगा के भी आपको दिखा दूंगा। तो ये एक रिएक्शन है जिसका हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया इसमें दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक का नाम रखा गया SN1 और एक का नाम SN2। व्हाट इज SN? SN की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। आप खाली सुनो, इट इज सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा? यहां से ये OH नेगेटिव, ये नेगेटिव चीजें कहलाती हैं न्यूक्लियोफाइल, जिनके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत हैं, दे आर हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्हें प्लस चार्ज चाहिए, तो ये चीज कहला रही है न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां आके अटैक करेगा, Cl नेगेटिव को अलग करेगा। Cl नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है, तो एक न्यूक्लियोफाइल हटा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसीलिए कहते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन का नाम हो गया SN। अब आपने काइनेटिक्स में पढ़ा है कि रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं।
मॉलिक्यूलरिटी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल अटैक कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं, उससे हम मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर बताएंगे, काइनेटिक्स में जो पढ़ा है। अब बेटा इस रिएक्शन में ये कहा गया कि ये जो CH3Cl है, इस CH3Cl का ये वाला बॉन्ड टूटना है, ओल्ड बॉन्ड को टूटना है। तो ये बॉन्ड इसका टूट गया, CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बॉन्ड टूट गया। कैसे टूटा भाई? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से टूटा, टेम्परेचर की वजह से टूट सकता है, कोलिजन्स की वजह से टूट सकता है। तो ये हाई टेम्परेचर पे या कोलिजन्स या और किसी रीजन से बॉन्ड टूट गया, ओल्ड बॉन्ड टूट चुका है, ये टूट चुका है और कार्बोकैटाइन बन चुके हैं। बॉन्ड टूट गया, कार्बोकैटाइन मौजूद है। अब बेटा ये जो कार्बोकैटाइन मौजूद है, ये कार्बोकैटाइन OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर ले, और अगर OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा CH3OH। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है बेटा कि 2 स्टेप में रिएक्शन होती ही। 2 स्टेप कौन कौन से हैं? एक स्टेप कहला रहा है बॉन्ड फिशन। बेटा एक स्टेप कहला रहा है बॉन्ड फिशन, यानी ओल्ड बॉन्ड टूटा है। दूसरा स्टेप कहला रहा है हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी एक नया बॉन्ड बना है। एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, एक फिशन है, एक फॉर्मेशन है। इट इज अ कॉमन सेंस। स्लो कौन सा है? इट इज अ कॉमन सेंस। स्लो कौन सा है? अरे भैया ये तो आयंस है, इनकी तो मजबूरी है आके टकराओ जुड़ो, क्योंकि अनस्टेबल है। ये पहले से स्टेबल था, तो ये वाला जो स्टेप है पहला वाला, ये स्लो है। इज इट क्लियर? द फर्स्ट स्टेप इज स्लो। बेटा एक आध बच्चा कह रहा है कि वीडियो ब्लर आ रही है, क्या Yes, sir. बाकी सहमत हैं? यस सर। यस सर। वीडियो ब्लू आ रही है? यस सर। एक मिनट रुको, मैं जरा कनेक्शन देखूं लगा है नहीं लगा। व्हाट इज दिस रीजन? वैसे मेरे हिसाब से तो कनेक्शन लगा है, और कनेक्शन भी, हाँ मैंने दूसरा कनेक्शन भी आया, ठीक है। होपफुली अब सही आ जाएगा, नहीं आ रही है 5 मिनट में आ जाएगा। चलो, तो यहाँ 2 स्टेप हो रहे हैं बेटा, एक बॉन्ड फिशन और एक बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फिशन वाला स्टेप हमारा स्लो था। तो अगर आप ये 2 स्टेप ध्यान से देख लें तो सारी बातें इसी में छुपी हुई हैं कि अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, स्लो स्टेप के लिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए आप रेट लॉ लिखोगे। और बच्चों रेट लॉ में क्या आएगा? एक पॉइंट रट के बैठो कि कभी गलती नहीं होगी। काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल टू रिएक्टेंट्स ओनली। काइनेटिक्स का प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता, रिएक्टेंट से होता है। तो पहला स्टेप स्लो है, पहले स्टेप में रिएक्टेंट CH3Cl है। तो हमने कह दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन दिस। इस चीज का नाम है सबस्ट्रेट। इसे हम क्या कहते हैं? जिसका अपना घर है वो कहला रहा है सबस्ट्रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट ओनली। बोलो बच्चों, कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? फिर से देख लेते हैं जिन्हें नहीं आ रहा, एक बार फिर देख लीजिए। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन थी। एल्काइल हैलाइड QH से रिएक्शन कर रहे थे, अल्कोहल और KCl बन रहा था। इसके मैकेनिज्म की ये काम कैसे कैसे हुआ है, तो एक आइडिया ये दिया गया कि ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुई, मतलब एक से ज्यादा स्टेप हैं, और पहले स्टेप में बॉन्ड टूटा है, अगले स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट बन गया, नया बॉन्ड बन गया। जिस स्टेप में बॉन्ड टूटा वो स्लोएस्ट स्टेप था, इसलिए रेट इज डिटरमाइंड ऑन दिस। ठीक है। अब बेटा रेट, अभी बता रहा हूं बेटा, जल्दबाजी क्यों कर रहा है? ये देखो, ये रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे कर रहा है? खाली सबस्ट्रेट पे, एक चीज पे कर रहा है। इसकी पावर ही तो आपको ऑर्डर बताती है, और इसकी पावर क्या है? 1। और इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? SN1 रिएक्शन। व्हाट इज SN1 रिएक्शन? इसकी फुल फॉर्म बोली जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल होगा। तो ये रहा स्लो स्टेप, इसमें एक ही मॉलिक्यूल है। आई होप सो SN1 में अभी तक दिमाग में 2 पॉइंट तो आ ही गए हों।
पहला पॉइंट जो आना है दिमाग में वो ये कि भैया इसमें कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है और वो इंटरमीडिएट कौन बनता है बच्चों? कार्बोकैटाइन। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटाइन। ये रहा इसका इंटरमीडिएट एंड इट इज कार्बोकैटाइन। ये बेटा कार्बोकैटाइन बन रहा है, ये याद रखना है, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटाइन। और दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो भी सामने लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन सबस्ट्रेट। हाँ बेटा अब पूछो। तो सबस्ट्रेट की पावर 1 क्यों लिखी है आपने? बेटा जहां कोई वैल्यू पावर में नहीं होती वो 1 ही होती है, वो तो कॉमन सेंस है। जहां कोई 2, 3, 4 होता है तो लिखा जाता है। और केमिकल काइनेटिक्स में हमने वैसे पढ़ा है। ये देखो बेटा, यहाँ इसके स्लो स्टेप की बैलेंसिंग में पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं है ये, और अगर यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड ये वैल्यू 1 है। जब कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो वैल्यू 1 है, और अगर वो वैल्यू 1 है तो ये वाला मॉलिक्यूलरिटी क्या आ गई? फर्स्ट ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी फर्स्ट। हाँ जी पूछो। सर हम ये पहचानेंगे कैसे कि ये स्लो रिएक्शन है? वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है बेटा, तो कोई भी देख के नहीं पहचान सकता कि कौन सा फास्ट है स्लो है, बट थोड़े कुछ जगह तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, है ना। क्या कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि पहले स्टेप में आपको बॉन्ड टूटता हुआ दिख रहा है तो एनर्जी देनी पड़ रही है, और दूसरे स्टेप में आयंस बने हुए जो अनस्टेबल हैं वो आके जुड़ जाएंगे। अब ये कॉमन सेंस है, कौन सा काम धीरे हो रहा होगा, कौन सा तेज। एक काम है जिसमें सब स्टेबल हैं, एनर्जी देने के बाद तोड़े जा रहे हैं। दूसरा काम है सब अनस्टेबल हैं और वो जुड़ रहे हैं। तो इट इज अ कॉमन सेंस ये कि ये SN1 रिएक्शन है, और पहला स्टेप आपका स्लो है, तोड़ने वाला, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या आ गई? व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अगर एग्जाम में लिखने को आएगा तो बेटा आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, आप इसमें लिखेंगे दोज रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है, एंड सब्स्टिट्यूट्स द वीकर न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरा जाएगा, तो हमेशा कहते हैं स्ट्रॉन्गर ने वीकर को हटा दिया। तो दोज रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एंड सब्स्टिट्यूट्स अदर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन सबस्ट्रेट। रेट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट पे, एक ही चीज पे। देयरफॉर इट इज SN1 रिएक्शन। तीसरा पॉइंट, द इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटाइन, और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन जनरल हम ये बोलते हैं Ba321। इसलिए अभी तो एलिफैटिक पढ़ रहे हैं तो यही 3 के ज्यादा बात करेंगे कि टर्शरी वाला एल्काइल हैलाइड बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। टर्शरी की रिएक्शन बड़ी फास्ट होंगी, टर्शरी से भी फास्ट हो सकती हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड ये है। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। कैसे आपसे क्वेश्चन कैसे होंगे बेटा? इसमें क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको 4 नाम दे देंगे। जैसे उन्होंने आपको ये दे दिया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड या पेंटाइल बन गया व्हाटएवर, ठीक है, ये रहा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। फिर इन्होंने दे दिया आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड सॉरी, और फिर दे दिया टर्शरी। ये 3 दे दिए, और अब आपसे कहा बताइए SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन जल्दी करेगा, देर में करेगा। अब ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में SN1 पूछा है या SN2। अभी मैंने SN1 ही पढ़ाया तो SN1 की बात कर रहा हूं। तो SN1 कौन जल्दी देगा? तो SN1 ये जल्दी देगा, कारण ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। सबस्ट्रेट स्टेबल होगा इस वजह से। फिर से बोलो सर, इसका सबस्ट्रेट स्टेबल होगा इस वजह से। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। हम यहाँ पे कार्बोकैटाइन को देखते हैं, जो कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा उससे रिएक्शन करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है इसलिए मैं अभी 2-3 बार पढ़ा रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो। देखिए SN1 रिएक्शन में क्या क्या हुआ। ये R ग्रुप मैंने कह दिया अभी, ये एल्काइल ग्रुप है, इसके साथ कोई हेलोजन लगी थी X, इस पे अटैक करने आना था OH ने, और फाइनल प्रोडक्ट बनना है ROH और अलग होना है X नेगेटिव। इसका मैकेनिज्म में ये कहा गया
पहले स्टेप में RX टूट गया, R पॉजिटिव X नेगेटिव में, ये बॉन्ड फिशन स्टेप कहलाया। दूसरे स्टेप में R पॉजिटिव पे अटैक हुआ OH नेगेटिव का और ये ROH बना। पहला स्टेप कहलाएगा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और क्योंकि पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये पावर 1 है या एक ही चीज यहाँ है, तो इसलिए इस रिएक्शन या इस मैकेनिज्म को हम यहां से देखने के बाद कह पाएंगे ये SN1 है। इस रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट बना है। बेटा इंटरमीडिएट कौन बना है? ये बना है। ये क्या कहलाता है? कार्बोकैटाइन, या इसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी बच्चों क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, आगे भी होता है बेंजाइल एलाइल। तो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा ये रिएक्शन जल्दी होगी। तो अगर एग्जामिनर ने पूछा है SN2 कौन जल्दी देगा, SN2 कौन जल्दी देगा, तो भैया बेंजाइल फिर एलाइल 3 to 1। फिलहाल अभी 3 to 1 पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि हम एरोमेटिक नहीं देख रहे अभी, एलिफैटिक। तो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है बेटा, इसमें एक पॉइंट और आपके लेवल में है जो बहुत पूछा जाता है कि ये कार्बोकैटाइन बन गया। बेटा आप ध्यान से देखो, मैंने जो शेप बनाने की कोशिश की है वो प्लेन ट्रायंगुलर है। द रीजन प्लेन ट्रायंगुलर, क्योंकि कार्बोकैटाइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, sp2 की शेप होती है प्लेन ट्रायंगुलर। अब बच्चों इस प्लेन ट्रायंगुलर शेप में जो OH अटैक करने आएगा उसकी मर्जी है वो यहां से अटैक करे या यहां से अटैक करे। क्यों मैंने कहा यहां? एक्चुअली इसके बाद जब OH आके जुड़ जाएगा तो ये शेप हो जाएगी sp3 टेट्राहेड्रल, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 शेप टेट्राहेड्रल। ये थी प्लेन ट्रायंगुलर और बाद में हो गया ये टेट्राहेड्रल। और बच्चों आप जानते हो ना टेट्राहेड्रल में एक आइसोमेरिज्म भी होती है, दैट इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसके लिए हमें कायरल कार्बन देखना होता है या कंपाउंड कायरल होना चाहिए। तो ये वाला कार्बन टेट्राहेड्रल हो गया। तो कहने का मतलब ये OH इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है। सिर्फ इसका मतलब ये है कि यहां ये जो बनेगा ये D फॉर्म भी बन सकती है और L फॉर्म भी बन सकती है, यानी OH इधर भी आ सकता है और OH इस तरफ भी आ सकता है। D और L दोनों बन सकती हैं। 50% D बन सकता है, 50% L बन सकता है, और इस चीज को केमिस्ट्री में कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है। ऑब्वियसली ये 11th में आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। 11th में जहां हम पढ़ते हैं ना आइसोमेरिज्म जनरल केमिस्ट्री में, या ये कहें एल्केन से पहले वाले में हाइड्रोकार्बन में, तो उसमें आइसोमेरिज्म में हमें पढ़ना होता है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो दो तरह की होती है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। तो ये ऑप्टिकल वाली का पार्ट है। एंड जहां तक मुझे पता ना, जहां तक मुझे पता है, मे बी आई एम रॉन्ग, 90% 12th वाले बच्चों को ये नहीं आता होता है। 90% 10 को आता है जो यहाँ बैठे, 90% को क्यों नहीं आता है? क्योंकि एक तो 11th में लास्ट टॉपिक की तरफ है, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है, तो वो समझने की कोशिश भी नहीं करते, वो कहते आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैं इसे आपको थोड़ा सा भी समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ के अभी तक के 4 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है बॉन्ड फिशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फिशन एंड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन सेपरेट स्टेप्स। ठीक है, बॉन्ड फिशन, बॉन्ड फॉर्मेशन दिमाग पे जोर डालो, समझ में आया? ये अलग अलग स्टेप में हो रहे हैं। फिशन का स्टेप अलग है, फॉर्मेशन का अलग है। दूसरा, कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। तीसरा, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी ऑर्डर इन जनरल अभी हम लिख दे रहे हैं। बेंजाइल हैलाइड आगे लिखना चाहो तो लिख लेना 3 to 1।
टर्शरी ज्यादा है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। और चौथा पॉइंट जो आपको अभी नहीं समझ में आया है, आप बेफिक्र हो जाइए, अभी SN1 SN2 समझा लूं, उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में जैसे है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी चौथे पॉइंट को याद करना है कि यहाँ 50% डी फॉर्म बनती है एंड 50% एल फॉर्म बनती है, और इस चीज को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। 50% डी और 50% एल जहां होता है, यहाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं और इसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इन 4 पॉइंट में कोई दिक्कत है तो पूछो, एक्सेप्ट ये डी और एल क्या है। डी और एल पढ़ा दूंगा तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत है तो पूछिए। वेरी गुड, गुड। सर सेकंड पॉइंट बता दीजिए सर। बेटा सेकंड पॉइंट कौन सा? ये लिखा है, अरे यार ये लिखा है बेटा मैंने कार्बोकैटाइन, ये कार्बोकैटाइन लिखा है हैं? बेटा फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो? हाँ वो स्पेलिंग अलग होगी, कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट है। अब देखिए बेटा SN1 रिएक्शन, और जब दोनों आमने सामने लिखोगे तो फिर आपको आधी बातें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी समझ में आएगा। SN1 में क्या होता है? ओहो, SN2 में क्या होता है? सॉरी, SN2 अब देखेंगे। SN1 तो देख लिया है, SN2 क्या है बेटा? ये था एल्काइल हैलाइड, ये अटैक करने आए OH। काम दो होने हैं। कौन से दो काम होने हैं? बॉन्ड फिशन होना है, बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। ये दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक साथ होने का मतलब इस तरफ से Cl या जो भी आपका ग्रुप लिया गया है X, ये हट रहा है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है, और इस तरफ से ये ग्रुप जुड़ता जा रहा है। यानी जिस इंटेंसिटी से X हट रहा है उसी इंटेंसिटी से OH पीछे की तरफ से जुड़ता जा रहा है, अपोजिट। कॉमन सेंस अपोजिट क्यों? क्योंकि ये X भी नेगेटिव है, OH भी नेगेटिव है, बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल हैं तो भैया दोनों के दोनों ही रिपेल करेंगे एक दूसरे से। जब रिपेल करेंगे तो रिपल्शन मिनिमम कब होगा? जब 180 के एंगल पे हो, यानी एकदम अपोजिट हो। तो ये अपोजिट डायरेक्शन से अटैक माना जा रहा है। अब बच्चों जरा प्रैक्टिकली समझो हुआ क्या। प्रैक्टिकली हुआ क्या है? हमें प्रोडक्ट ये मिल गया, अल्कोहल मिल गया, मतलब हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KOH से की, अल्कोहल मिल गया। लेकिन अल्कोहल की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी, जब हमने यहाँ डी फॉर्म लेके चले तो ये अल्कोहल इससे अपोजिट मिलने लगा। सिंपल भाषा में अभी कह रहा हूं, एल फॉर्म मिलने लगा। ठीक है, वो आगे की बात है जब हम डिटेल पढ़ाएंगे कि वो डी और एल क्या है। फिलहाल इन जनरल हम ये कहना चाहते हैं जहां Cl लगा था उसके अपोजिट OH आया। अब साइंटिस्ट को थोड़ी दिक्कत हुई, तो अब उन्होंने इसकी स्टडी की कि यार ये समझ में नहीं आया OH अपोजिट साइड क्यों आया। फिर इन्हें सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि इसका इंटरमीडिएट इन्हें मिला ही नहीं। व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा? इसे कहते हैं केमिस्ट्री में ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या है? बीच की एक अवस्था, एक कन्वर्जन में बीच में जो आपकी स्टेट आई जिसे आइसोलेट नहीं कर पाए गए, जो एक अंदाजा लगाया गया, वो स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ प्योर कार्बोकैटाइन नहीं बना। कमाल की बात है, इस ट्रांजिशन स्टेट में ध्यान से देखिएगा, कार्बन 5 चीजों से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल हो गया। भले ही ये कहा गया है कि एक तरफ से Cl हट रहा है या हेलोजन हट रही है, दूसरी तरफ से OH जुड़ रहा है। अरे भैया, एक हट रहा है या दूसरा जुड़ रहा है, लेकिन है तो टोटल पांचों उस समय वहां। तो यहाँ पेंटावेलेंट कार्बन दिख रहा है एक तरीके से, विच इज ऑब्वियसली 100% हाइपोथेटिकल। तो यहाँ हुआ क्या है? रिएक्टेंट लिए, उसके बाद सीधा प्रोडक्ट बना, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई, कोई दूसरा स्टेप नहीं है। अब बच्चों जरा कॉमन सेंस, जब रिएक्शन एक ही स्टेप में हुई है, वही स्लो है, वही फास्ट है, वही रेट डिटरमाइनिंग है, तो रेट किस किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉमन सेंस, रेट Rx पे भी डिपेंड कर रहा है, रेट OH पे भी डिपेंड कर रहा है, और अगर इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो ये पावर्स का सम ही मॉलिक्यूलैरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए यहां SN2 रखा है। व्हाट इज SN2?
टू का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल या ऑर्डर दो या दो चीजों पे रेट डिपेंड कर रहा है। किन किन दो चीजों पे कर रहा है? एक सबस्ट्रेट है, इसे सबस्ट्रेट कहते हैं, ये अटैकिंग रिएजेंट है। व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज अटैकिंग रिएजेंट, रेट दोनों पे जब डिपेंड करेगा तो रिएक्शन कहलाएगी बच्चों SN2। ठीक है, जरा SN2 और SN1 को कंपेयर करें, क्या हुआ? SN1 में बॉन्ड फिशन और बॉन्ड फॉर्मेशन सेपरेट हो रहे थे। ठीक है, इसीलिए मैंने समरी बार बार लिखी है, ये था। SN1 में ये सेपरेट है, सेपरेट कौन कौन सेपरेट है? बॉन्ड फिशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन सेपरेट हैं। जबकि बेटा SN2 में बॉन्ड फिशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, समझ में आ ही रहा है, टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, ये दोनों एक ही साथ हो रहे हैं। जैसे स्पीड से फिशन हो रहा है उसी स्पीड से पीछे की तरफ से या अपोजिट साइड से फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहां भैया दोनों काम हो रहे हैं। यहां इंटरमीडिएट बना था कार्बोकेटाइन, यहां कहेंगे नो इंटरमीडिएट आइसोलेटेड, यहां इंटरमीडिएट नहीं मिला है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट, यहां सिर्फ और सिर्फ एक बीच की स्टेट है जिसे कहना चाहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब समझो ये एक कार्बन की चेन है और यहां क्लोरीन लगी है, यहां पे कहीं क्लोरीन लगी है। ठीक है, सपोज मैं इसको ऐसे दिखाना चाहता हूं बेटा कि यहां क्लोरीन लगी है और ये टर्शरी कार्बन है। ठीक है, और एक ये है जहां पे एक ही कार्बन है और ये क्लोरीन लगी है। ऑब्वियसली एक ही कार्बन है तो बाकी सब हाइड्रोजन है। अब जरा बच्चों सोच के बताओ, अगर एक ही स्टेप में दोनों काम होने हैं, फिशन फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होना है, इंटरमीडिएट बनना ही नहीं है, तो ये ज्यादा रिएक्ट करेगा या ये? इट इज 3 डिग्री ज्यादा रिएक्ट करेगा या 1 डिग्री? तो बेटा इसका जो आंसर है, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, कंसेप्ट समझिए क्या है। इसमें क्या है ना, अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से आएगा, इसके अपोजिट तरफ से आएगा, यहां पे भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, अपोजिट तरफ से आएगा। बेटा जहां पे बल्की ग्रुप्स लगे होंगे पहले से, जैसे मिथाइल इज मच मोर बल्की देन हाइड्रोजन, जहां बल्की ग्रुप लगे होंगे, जहां ओवर क्राउडिंग होगी, वहां अटैक होना मुश्किल हो जाएगा। तो इट विल नॉट अटैक इजिली, ये आसानी से अटैक नहीं होगा। और जहां बल्की ग्रुप नहीं है, जो लाइटर है, वहां ये न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक करेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है 2 से, फिर 3 से। फिर से सोचिए क्या कह रहे हैं। SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप में दोनों काम होने हैं, बॉन्ड टूटना भी है, बॉन्ड जुड़ना भी है। अब बच्चों अगर कोई कार्बन ओवर क्राउडेड है, पहले से एल्काइल ग्रुप बहुत ज्यादा लगे हैं, तो जहां से बॉन्ड टूट रहा है वहां जुड़ना नहीं है, उसके पीछे से जुड़ना है, अपोजिट साइड से। और क्योंकि ये कार्बन ओवर क्राउडेड है तो पीछे इतनी स्पेस है ही नहीं कि अटैक हो पाए, तो ये रिएक्शन स्लो हो गई। और ये रिएक्शन अगर SN2 ही होनी तो कब फास्ट होगी? जब ये लेस क्राउडेड है। इसीलिए SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? लेस क्राउडेड वाले कौन है? प्राइमरी। प्राइमरी वालों में रिएक्शन फास्ट होगी, टर्शरी वालों में रिएक्शन स्लो होगी। फिर से देखो, ये लिखा है, यहां हमने कहा है कि ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है, ये रही ट्रांजिशन स्टेट। अरे ट्रांजिशन स्टेट कहां जा रही है? तो ये थी बेटा ट्रांजिशन स्टेट। तो इसकी एक्चुअल पोजीशन या कंडीशन समझने की कोशिश करिए। ये कार्बन है, यहां एक टेट्राहेड्रल में ग्रुप लगा है, ये हटना है, और टेट्राहेड्रल में बाकी ग्रुप भी लगे हैं। अब पीछे से अटैक होना है जिससे कि ये रिपेल कम करें, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा। अब
अगर बच्चों यहाँ पे बल्की ग्रुप लगे हैं, भारी ग्रुप लगे हैं, तो इसको, इस कार्बन को ढूंढने में परेशानी होगी, क्योंकि ये बल्की ग्रुप के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, छुप जाएगा, और कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं रहा, कार्बोकेटाइन आयन आना ही नहीं है, तो भैया ये अटैक मुश्किल से कर पाएगा। अब यही सोचिए कि इसके ऊपर ये वाले जो ग्रुप थे, ये बहुत लाइटर ग्रुप लगे होते, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ठीक है, चुन्नू मुन्नू टाइप के। तो अगर ये चुन्नू मुन्नू टाइप के लगे होते तो ये आसानी से अटैक कर लेता, क्योंकि स्पेस बहुत होती, और अगर ये आसानी से अटैक कर लेगा, आसानी से वो हट भी जाएगा। तो SN2 रिएक्शन तब जल्दी होती है जब ये कार्बन एक्सपोज्ड हो, ये कार्बन इजिली विजिबल हो, ये कार्बन लेस क्राउडेड हो। तो जब भी ये कार्बन लेस क्राउडेड होगा तो रिएक्शन आपकी हो जाएगी SN2, और अगर कार्बन आपको क्राउडेड दिख रहा है तो आसानी से रिएक्शन होती है SN1। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ये लिखा है बेटा CH3 CH2 CH2Cl, और दोबारा लिख दूं CH3 CH2Cl, और कहूं SN2 रिएक्शन किस में जल्दी होगी, SN2 रिएक्शन कौन फास्ट देगा? तो बेटा दोनों ही 1 डिग्री है, ये भी और ये भी, लेकिन इसका आंसर ये होगा, इट विल गिव रिएक्शन फास्ट, ये फास्ट देगा। क्यों है? तो दोनों ही 1 कार्बन कम डिग्री। लगे, कार्बन। वेरी गुड, ये लेस क्राउडेड है, जो लेस क्राउडेड है वो फास्ट देगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोलो, आया समझ में अभी तक का SN1 SN2? अब बेटा एक बारी SN1 और 2 को कंपेयर करिए। SN1 में बेटा आपने कहा कि बॉन्ड फिशन फॉर्मेशन सेपरेट स्टेप में है, RH टूटा, R पॉजिटिव X नेगेटिव, R पॉजिटिव पे OH आया और ROH बना। SN2 में आप कह रहे हैं RX और OH एक ही स्टेप में रिएक्ट कर रहे हैं, एक तरफ से X निकल रहा है, एक तरफ OH जुड़ रहा है, और इसके बाद OH पीछे अपोजिट साइड जुड़ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहां आप कह रहे हैं इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन है, और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी होती है 3 to 1, 3 to 1, और यहां आप कह रहे हैं ये क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, और इसलिए लेस क्राउडेड ज्यादा रिएक्ट करेगा 1 to 3। ये बहुत पूछा जाता है पॉइंट 3 to 1 और 1 to 3 का। हाँ जी, तो ट्रांजिशन स्टेट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। ट्रांजिशन स्टेट SN2 में बेटा ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है एक तरफ से कोई चीज हट रही है, मतलब इंटरमीडिएट बनेंगे नहीं, इंटरमीडिएट हमें अलग से मिल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? कि एक तरफ से कोई चीज हट रही है, दूसरी तरफ कोई चीज जुड़ती जा रही है, तो हमें रिएक्टेंट मिला, रिएक्टेंट के बाद सीधा प्रोडक्ट मिला, और इसके बीच में जो भी कुछ हुआ वो हमने सोच लिया कि शायद ऐसे ऐसे करके काम हुआ होगा, और उस चीज को हमने कह दिया, जो हम अलग नहीं कर पाए, आइसोलेट नहीं कर पाए, उसका नाम दे दिया गया है ट्रांजिशन। ठीक है, ये वैसे एक इंग्लिश का एक जनरल वर्ड है, इन बिटवीन के लिए यूज किया जाता है, इसके और इसके बीच में जो अवस्था रही हो उस चीज को हम कहते हैं ट्रांजिशन। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने सुना होगा ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को कहते हैं, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में फंसे हुए हैं, और एस से पी तक जाते समय जो भी बदलाव होता है उसे ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये रहा ट्रांजिशन स्टेट। और पूछो बच्चों, और बोलो, कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? इसमें हमने कहा बेटा दो प्रोडक्ट बनेंगे, 50% डी 50% एल, और इस चीज को हम कह देंगे रेसिमिक मिक्सचर। और इसमें हमने कहा अगर X इधर लगा है तो OH अपोजिट जाएगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगा खाली, 100% एक ही प्रोडक्ट बनेगा, उसके उल्टा शुरुआत वाले का उल्टा, वहां रेसिमिक मिक्सचर बना, यहाँ 100% सिंगल प्रोडक्ट, वहां आधा डी आधा एल, मतलब 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, आधा फॉर्म वही रही जो शुरू में थी, आधी नई आ गई।
यहां बच्चों एकदम उल्टा ही हो जाएगा एक तरीके से, यानी नई फॉर्म हमेशा आएगी। तो अब याद रखने का ध्यान से देखो क्या तरीका है, बड़ा इजी तरीका आपके दिमाग में आएगा, सारे क्वेश्चन सही, कोई गलत नहीं, गारंटेड। कैसे? ये देखो बेटा, आप ये याद रखो, जो SN1 होती है ना, उसमें ज्यादा स्टेप होते हैं, ज्यादा, ये नहीं कहना 2 ही होते हैं, इस स्टेप मतलब इस एग्जाम्पल में 2 हैं, आगे भी तो केमिस्ट्री में SN रिएक्शंस होंगी, उसमें 3 4 5 भी हो सकते हैं, बस ज्यादा स्टेप याद करते हैं। तो जिसमें SN1 है, उल्टे वर्ड हैं, 1 वाले में ज्यादा स्टेप, SN1 में ज्यादा स्टेप, और SN2 में एक ही स्टेप, बड़े वाले में कम, छोटे वाले में ज्यादा, नाम बड़े दर्शन छोटे, ठीक है। तो SN1 में ज्यादा स्टेप, SN2 में कम स्टेप। एक पॉइंट, जिसमें स्टेप ज्यादा है उसमें बड़ा वाला रिएक्टिव, ज्यादा वाला रिएक्टिव, 3 2 1, ये ज्यादा रिएक्टिव, ये याद रखने की टेक्निक है, याद तुरंत हो जाएगा। जिसमें स्टेप ज्यादा है, नंबर नहीं स्टेप, जिसमें स्टेप ज्यादा है उसमें ज्यादा वाला रिएक्टिव, 3 2 1 टर्शियरी रिएक्टिव। जिसमें स्टेप कम है उसमें कम वाला रिएक्टिव, कम वाला यानी 1 डिग्री रिएक्टिव, 1 डिग्री भी 2 है तो भी जो कम वाला है वो रिएक्टिव। तो जिसमें स्टेप ज्यादा है ज्यादा वाला रिएक्टिव, जिसमें स्टेप कम है कम वाला रिएक्टिव। जिसमें स्टेप ज्यादा है उसमें ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, यानी 2 प्रोडक्ट बनते हैं, और जिसमें स्टेप कम है उसमें कम प्रोडक्ट बनते हैं, 1 प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी 1 प्रोडक्ट होगा शुरू से उल्टा हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट होंगे 50-50 दोनों कहलाएंगे, ऐसे में मिक्सचर हो जाएगा। बताओ बच्चों, कोई डाउट? बोलिए बेटा, कोई डाउट? वेरी गुड, क्लियर है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग अभी आपके पास पहुंच ही जाएगी, और भी अगर कोई डाउट हो आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप फ्रेंकली मैसेज डाल देना मैडम लोगों को, जो भी दिक्कत हो आप उन्हें बताना। वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आपको रिकॉर्डिंग भी पिछली 1-2 बच्चों ने जैसे काइनेटिक्स की रिकॉर्डिंग मांगी है, एक आध बच्चे ने और भी किसी चीज की मांगी है, तो हार्डली मैटर बेटा, रिकॉर्डिंग पिछले जितने चैप्टर पढ़ाए सबकी है। 2 तरह की रिकॉर्डिंग होती है बच्चों, एक रिकॉर्डिंग होती है जो हम स्पेशली आपके लिए करते हैं सिर्फ पढ़ाते समय, एक रिकॉर्डिंग होती है जो आज चल रही है जूम रिकॉर्डिंग, जिसमें बच्चे पूछते भी हैं, हम जवाब भी देते हैं। तो जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है वो तो सारी है मेरे पास, पिछले सारे चैप्टर्स की हैं, आपको जूम रिकॉर्डिंग पिछली हुई तो मिल जाएंगी। और आप चाहते हो कि सिर्फ टीचिंग वाली रिकॉर्डिंग मिल जाए, कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, उस समय कोई भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ पढ़ाई चल रही है, या कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सिर्फ वो भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, या वो मिल जाएगी आपको। आप टॉपिक भेजो, मैं आपको रिकॉर्डिंग बना के भेज दूंगा, ये मेरी गारंटी। अच्छा, और एक पॉइंट, कुछ बच्चों का जैसे था कि डाउट्स, आप बेफिक्र होकर डाउट्स भेजो, विद इन, अभी मैंने ऑर्डर किया है तो 2-4 दिन में मेरा वो आ जाएगा बैठ के उस पर लिख के करने वाला, और फिर आपको तुरंत के तुरंत, क्योंकि अभी ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं व्हाट्सएप पे अगर आंसर लिखूं तो लिखूं कैसे, मेरे मोबाइल में वो है ही नहीं कि मैं लिख पाऊं वैसे। तो आप जो भी आपके डाउट्स हैं आप भेजो, हम उसकी भी वीडियो बना के, या तो ये वाली या वो वाली बना के आपको दे देंगे, जितने भी डाउट्स हैं उसकी। और जो हमारे यहाँ से शीट्स जा रही हैं, आप चाहोगे तो हम इनकी भी रिकॉर्डिंग बना के दे सकते हैं, कि इनके खाली अभी तो हम क्वेश्चन और आंसर दे रहे हैं ना आपको, कि ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर, नहीं तो हम इनके भी 5-5 क्वेश्चन की 20-20 मिनट की रिकॉर्डिंग बना देंगे। आपको जो जो प्रॉब्लम आ रही है आप भेज दीजिए, हम उसकी 20-20 मिनट की बना देंगे, दे देंगे आपको, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट कि अल्टीमेटली आपका फायदा तब होगा जब आप फ्रैंकली हमें ये बताएंगे कि आपको परेशानी कहाँ आ रही है। भैया अंतर्यामी नहीं है यहाँ पे हम, कि हमें लगे कि हर बच्चे की अलग अलग दिक्कत हो सकती है। आप बताइए, मैम को बताइए, मुझे बताइए, आप जैसे भी, आप किसी तरीके से आपका मैसेज अगर मेरे पास आ गया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आपकी वो दिक्कत दूर हो जाए, ठीक है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय।